मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आपका हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। और आज एक बहुत ही अच्छी और बड़ी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं हम, जो कि है आदिकाल पर। इससे पहले आदिकाल पर हम 3 क्लासें बना चुके हैं और ये आज चौथी क्लास है। तो जिस हिसाब से हम कर रहे हैं उस हिसाब से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अगर छूटेगा तो फिर और बनाएंगे तो कवर कर देंगे। इसीलिए यूट्यूब पर चैनल पे पड़ी हुई सभी वीडियो आपने देखनी है आदिकाल की। और जैसे खुसरो जी की डाली हुई है मैंने, विद्यापति ये वो, तो उनकी वीडियो देखनी है, बहुत डीपली बनाई हुई है। तो इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आपका एक बार हम फिर हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। तो आपके सामने पहला ही प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के जन्म काल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल को क्या नाम से जाना जाता है? तो आपने बताना है कि हिंदी साहित्य के जो जन्म काल, शिशुकाल और प्रारंभिक काल को नाम से किसको जाना जाता है? तो क्या आदिकाल को जाना जाता है, या भक्ति काल को, या रीति काल को, और या फिर आधुनिक काल को? तो इसका उत्तर ए रहने वाला है, ए। ठीक है, इसी के साथ इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर है कि आदिकाल का जो समय सीमा है ना, वो 1050 से 1350 तक मानी गई है सर्वमान्य मत से। इसी के साथ हम 2 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि किसने अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहकर पुकारते हैं? कि कौन है कि जिन्होंने अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहकर पुकारा है? तो आपने बताना है कि कौन है। कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो प्रश्न एक बार फिर सुने कि किसने अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहकर पुकारा है? तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है? उत्तर है इस प्रश्न का डी, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारते हो। तो इसी के साथ जो इसका आंसर था वो डी था। और आगे देखो, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांस्कृत्य हैं, ये तीनों विद्वानों ने अपभ्रंश को क्या है, पुरानी हिंदी कह के पुकारा है। ये ध्यान देना है कि पुरानी हिंदी 3 विद्वानों ने कह के पुकारा है। तो कौन कौन है? एक तो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, दूसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और तीसरे हैं महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला ही जो प्रश्न है वो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहकर पुकारा है? तो पुरानी हिंदी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहकर पुकारा है, यह आपने बताना है। क्या पाली कहकर पुकारा है, या फिर प्राकृतक भाष हिंदी कह के पुकारा है, या फिर अपभ्रंश कह के पुकारा है, और या आहवट कह के पुकारा है? तो इसका जो सही जवाब है वो रहने वाला है बी। और इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। इसका उत्तर जो है वो है बी। और कुछ एडिशनल जानकारी, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी कहते हैं अपभ्रंश को। डॉक्टर नगेंद्र उत्तर अपभ्रंश और विकसित अपभ्रंश कहते हैं इसको। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको परिष्कृत हिंदी कहते हैं, और विद्यापति जी देसिल भाषा बनी बनिया ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये कहते हैं। इसके साथ हम आज के चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि आदिकाल को किसने आक्रमणों एवं युद्धों के प्रभाव की मन स्थितियों का प्रतिफल कहकर पुकारा है? मतलब प्रश्न ये है कि आदिकाल को किसने आक्रमणों एवं युद्धों के प्रभाव की मनोस्थितियों का प्रतिफल कह के पुकारा है? तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है? तो सभी उत्तर देंगे इस प्रश्न का कि डॉक्टर राम कुमार जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, और या शिव सिंह सेंगर हैं। तो इसका इसी के साथ सही जवाब पे चलते हैं हम। इसका सही जवाब जो है वो डॉक्टर नगेंद्र है। और इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर सी है। तो प्रश्न था ये कि आदिकाल को किसने आक्रमणों एवं युद्धों के प्रभाव की मनोस्थिति माना है?
तो ये प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। इसी के साथ हम प्रश्न 5 पे चलेंगे। प्रश्न 5 जो है वो आदिकाल का अधिकतर साहित्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपने बताना है कि भारत की बात कर रहे हैं हम कि आदिकाल में जो हिंदी का जो साहित्य है, जो आदिकाल का हिंदी साहित्य है, वो अधिकतर कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपने बताना है कि गुजरात से प्राप्त होता है, या फिर महाराष्ट्र से प्राप्त होता है, और या फिर राजस्थान से प्राप्त होता है, और फिर आपका उत्तर प्रदेश से। तो इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है बी, कि राजस्थान से जो रासो साहित्य है या जो आदिकाल का बहुतांत ग्रंथ है वो वहाँ से प्राप्त होते हैं, राजस्थान से। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा माना गया है। तो आपने ये बताना है कि आदिकाल के अंदर सबसे प्रिय छंद कौन सा माना गया है। आदिकाल साहित्य के अंदर सबसे प्रिय छंद क्या दोहा को माना गया है, और क्या सोठा को माना गया है, या फिर रोला छंद को माना गया है, और या फिर ये सविया छंद को माना गया है। तो इसका सही जो उत्तर है वो रहने वाला है ए। ठीक है, जो दोहा छंद है वो आदिकाल का एक महत्वपूर्ण छंद रहा है, बहुत सारी रचनाएं रची गई है। तो इसी के साथ हम चलेंगे अ, अगले प्रश्न पर। आदिकाल में भाषा या शैलियाँ कौन सी प्रचलित थी। तो भाषा शैलियाँ तो आपने बताना है क्या डिंगल थी, क्या पिंगल थी, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, और या अवधि और ब्रज हो सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो रहने वाला है सी, यानी कि ये दोनों प्रचलित थी, डिंगल और पिंगल। इसके साथ पंजाब मास्टर कैडर में जो क्वेश्चन पिछली बार आया है उसमें पूछा है कि आदिकाल में भाषा पूछा है। तो भाषा जो है वो पिंगल जो राजस्थान में यूज होती थी, राजस्थान मिक्स अपभ्रंश प्लस ये अपभ्रंश और प्लस राजस्थानी भाषा, तो वो पिंगल का ज़्यादा प्रयोग होता था। तो पेपर के अंदर ये पूछा गया था कि आदिकाल में भाषा का कौन सी भाषा का प्रयोग होता, ठीक, अधिकतर। पर आंसर ये था कि शैलियाँ, ये किताब में ये दिया हुआ है कि शैलियाँ क्या थी, ठीक। इसी के साथ इसका उत्तर देखते हैं एक बार। तो उत्तर सी रहने वाला था। और जो डिंगल है वो क्या है, अपभ्रंश और राजस्थानी है, और जो पिंगल है वो अपभ्रंश और ब्रज है। तो सॉरी, वो हमने वो उधर गलत बता दिया था हमने इसको, पिंगल में राजस्थानी को प्लस किया था और डिंगल में ब्रज को। नहीं, ऐसे नहीं है, ये आंसर सही है, ठीक है। इसको आपने देखना है, पिंगल जो है वो अपभ्रंश और ब्रज है, डिंगल जो है वो राजस्थानी और अपभ्रंश है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न 7। 7 नंबर प्रश्न में है कि आदिकाल को वीर काल, अपभ्रंश काल, आदि युग और वीर गाथा युग किसने कहकर पुकारा है। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है। तो क्या इसका उत्तर श्याम सुंदर दास रहने वाले हैं, या फिर बच्चन सिंह रहने वाले हैं, या राम खिलावन पांडे जी हैं, या फिर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल है। प्रश्न एक बार पुनः सुने कि आदिकाल को वीर काल, अपभ्रंश काल, आदि युग और वीर गाथा युग किसने कहकर पुकारा है। तो आपका जवाब क्या रहने वाला है। तो इसका जवाब जो है वो रहने वाला है, इसका जवाब रहने वाला है ए। और इसी के साथ इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है ए। और कुछ एडिशनल जानकारी, अपभ्रंश काल जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। उसके बाद जो अंधकार काल किसने कहा है, फिर डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। और अगला ही प्रश्न है कि आदिकाल को जातीय साहित्य का उदय अपभ्रंश काल किसने कहकर पुकारा है। तो प्रश्न पुनः सुने कि आदिकाल को जातीय साहित्य का उदय और अपभ्रंश काल किसने कहकर पुकारा है। तो इसका क्या जवाब रहने वाला है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या बच्चन जी ने कहा है, और या फिर शिव सिंह सेंगर ने कहा है। तो इसका जो जवाब है वो रहने वाला है सी, कि डॉक्टर बच्चन ने आदिकाल को जातीय साहित्य का उदय अपभ्रंश काल कहकर पुकारा है। तो इसी के साथ हम प्रश्न 10 पे चलते हैं। राहुल संस्कृत्यायन जी ने हिंदी का आदि कवि या सर्वप्रथम कवि किसे मानते हैं। तो आपने बताना है कि राहुल संस्कृत्यायन जी महापंडित जिन्होंने बहुत सारी यात्राएं की साहित्य के लिए, तो उन्होंने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आपने बताना है कि शालिब दशूरी जी को माना है, या सरपाद जी को माना है, और या राजा मुंज को माना है, या पुष्पीय या पुंड को माना है। तो इसका सही जवाब जो है वो रहने वाला है बी। और जो
जो राहुल सांस्कृत्यायन जी है उन्होंने सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं वो। इसी के साथ हम चलेंगे अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है कि हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना किसे माना जाता है। प्रश्न पुनः सुने कि हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना किसे माना जाता है। तो आपने बताना है क्या श्रावकाचार्य को माना जाता है, या फिर खुमान रासो को माना जाता है, या मुंज रासो को माना जाता है, और या बुद्धि रासो जलन को रचना को माना जाता है। तो इसमें कुछ एडिशनल जानकारी है कि श्रावकाचार्य जो जैन कवि आचार्य देवसेन की रचना है, ये नोट करना है। खुमान रासो जो है दलपति विजय की रचना है। उसके बाद मुंज रासो है वो अज्ञात कवि है, अज्ञात बोले तो जिसके कवि का पता नहीं चला, ठीक है। और बुद्धि रासो जो है वो जलन कवि की रचना है। और इसी के साथ हम सही उत्तर पे जाने वाले हैं। तो सही उत्तर जो है इस प्रश्न का ठहरेगा ए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 12 आ गया है तुम्हारे सामने कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का आदि कवि या सर्वप्रथम कवि किसे माना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की बात की जा रही है। उन्होंने हिंदी का सबसे पहला कवि या आदि कवि किसे माना है। क्या शाली बदसूरी को मानते हैं, या सरप्पा को मानते हैं, और या फिर आपने बताना है कि स्वयंभू को मानते हैं, और या फिर पुष्प को मानते हैं। तो इसके अंदर एक एडिशनल जानकारी है कि इनका समय दिया है साथ में। जो शाली बदसूरी है वो 1184 ईस्वी में थे। उसके बाद सरप्पा थे वो 769 ईस्वी समय रहता है उनका। स्वयंभू जी है उनका समय रहता है 693। और जो पुष्पदत्त थे पुंडे थे उनका 10वीं शताब्दी रहता है। तो इसी के साथ इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर जो है इसका सी है, जो कि स्वयंभू को मानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 13 आ चुका है, जो कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं ने हिंदी का आदि कवि या सर्वप्रथम कवि किसे माना है। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है। क्या विद्यापति जी हैं, या फिर सरप्पा है, या फिर स्वयंभू जी को माना है, या फिर पुष्प को माना है, या पुंडे को माना है। तो इसका जो सही जवाब है उस पर चलते हैं, ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे। जो उत्तर है वो रहने वाला है ए। विद्यापति जी को हरिवंश राय बच्चन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और इसी के साथ हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला ही जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 14, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। आदिकाल साहित्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो आपने बताना है कि आदिकाल साहित्य को कितने भागों में बांटा जाता है। तो जो आदिकाल का साहित्य है वो भाई रासो साहित्य भी है, उसके साथ जैन साहित्य भी है, उसके साथ ये नाथ और सिद्ध साहित्य है। तो इसका जो उत्तर रहता है वो रहने वाला है डी। तो आपने इसको नोट करना है तो नोट करो, याद है, याद हो जाता है तो ठीक है। कि जो आदि साहित्य है उसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन से हैं। रासो साहित्य है जिसमें पृथ्वीराज रासो कुमार रासो वगैरह है। जैन साहित्य है, जैन साहित्य की रचनाएं हैं जैन धर्म की। सिद्ध साहित्य है, सिद्ध जो आए, ठीक है, उनकी रचनाएं हैं। नाथ साहित्य है, गोरखनाथ जैसे महान नाथ आए उनकी रचनाएं हैं। तो इसी प्रकार इसको 4 भागों में बांटा गया है। आगे प्रश्न हम देखते हैं 15, जो कि लास्ट प्रश्न है आज का। यह प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो प्रवृत्तियां सभी को समझ में आती है, अगर किसी को समझ नहीं आती है तो ये क्या है, विशेषताएं बोला जाता है, ठीक है। तो आपने बताना है कि क्या विशेषताएं रही है। तो क्या वीरगाथात्मक रचनाएं रही है, या वीरगाथात्मक जो रचनाएं रास रचनाओं में रही है। उसके बाद धार्मिकता रही है सिद्ध और जैन की। उसके बाद श्रृंगारिकता रही है इसमें विद्यापति की पदावली की। और जो उत्तर है वो उपरोक्त सभी रहने वाला है। क्योंकि जो ये आदिकाल जो लिखा गया है, आदिकाल के अंदर क्या है, वीरगाथात्मक रचनाएं भी हुई है, ठीक है। वीरगाथात्मक बोले तो रासो रासो ग्रंथ जो थे उसमें राजाओं के शौर्य का वर्णन किया गया है। उसके बाद धार्मिक की बात की जाए तो जैन और सिद्धों का साहित्य लिखा गया, उसमें पूर्ण रूप से अपने धर्म के बारे में या ज्ञान दिया गया। उसके बाद बात करते हैं श्रृंगारिकता की। तो श्रृंगारिक विद्यापति ने श्रृंगारिक कवियाँ रचनाएं की है पदावली की जैसे। तो इस प्रकार आज का अंतिम प्रश्न था। और कुछ रचनाएं कुछ जानकारी आपके लिए कुछ एडिशनल लेके आया हूँ मैं, तो आपने इसको देख लेना है। देखो कि साहित्यकार का नाम है, प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा है, मतलब आदिकाल की सीमा किसने कहाँ तक मानी है, तो वो आप नोट कर सकते हो। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है आरंभिक सीमा 643 ईस्वी से मानते हैं 1400 तक का समय। और उसके बाद मिस्र बंधु जो है वो जो है 643 से मानते हैं इसका समय, सन 1389 तक का।
और उसके बाद राहुल संस्कृत्यायन जी 760 से मानते हैं 1300 तक का समय। रामचंद्र शुक्ल जी 993 ईस्वी से मानते हैं 1318 ईस्वी तक का समय। और रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है वो 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक मानते हैं। तो इसी के साथ आज की जानकारी आपको मुहैया करवा दी गई है। तो इसके साथ दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जो क्लास है उसके अंदर ऐसे प्रश्न जो है हर एक जो क्लास कराने वाला नहीं लेके आता है, जिसका लेवल एकदम कुछ अलग है। यानी कि हमने जब पहले क्लास की तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पहले क्लास में उठ गए। उसके बाद जो हम अभी प्रश्न उठा रहे हैं वो बिल्कुल डीपली जाके हम उठा रहे हैं। उस प्रश्न को आपने, अगर कोई प्रश्न आपको ऐसे लग रहे हैं कि ये 5% 4% बिल्कुल अलग है, तो वो पक्का नोट करना है। क्योंकि लेवल का जो मास्टर कट रहा है, लेक्चर कट रहा है, या कोई भी हिंदी का एग्जाम है, उसका आजकल लेवल बहुत मुश्किल आ रहा है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि यूजीसी नेट का पेपर कितना मुश्किल कर देते हैं। जो चीज़ नहीं पूछनी होती वो चीज़ वो पूछते हैं। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए और तैयारी करते रहना है। और पेपर आ जाएगा, पता नहीं चलेगा हमारे को कि कब पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो तैयारी में ढील नहीं देनी है किसी प्रकार की। तो इस प्रकार दोस्तों आज की कक्षा को ख़त्म करेंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ मास्टर कैडर लेक्चर कैडर, उसके बाद यूजीसी नेट का तैयारी कर रहा हूँ मैं, उसके बाद सेकंड टाइम देने जा रहा हूँ। तो इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो मेरी खुद की उसमें तैयारी अच्छी हो जा रही है। क्योंकि मैं एक बार बनाते समय जब टाइपिंग करता हूँ तब पढ़ता हूँ, यानी कि एक बार पढ़ता हूँ फिर टाइप करता हूँ, 2 बार रिवाइज हो जाता है मेरा। उसके बाद मैं जब क्लास को एक बार मतलब चलाने से पहले या बनाने से पहले एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चनों में कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद जब क्लास पढ़ते हैं तो 2 बार अभी पढ़ता हूँ मैं। तो मतलब मैं एक चीज़ को 5-6 बार पढ़ लेता हूँ, तो मेरे को अच्छी तरह याद हो जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी साथी को अगर वीडियो से याद हो रहा है तो पक्का 1 बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, कोई बात नहीं। और इसके साथ आप हमारे वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों। और आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। और तो थैंक यू सभी का।